स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की आने वाली मौद्रिक नीति और साथ ही दुनिया भर के बाजारों में जो ये उथल पुथल मची हुई है ना, इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, आर्थिक विश्लेषण है, एक्सपर्ट्स की राय है, आंकड़े हैं और हमारा मकसद है कि इन सब में से जो काम की बातें हैं वो निकाल कर आपके सामने एक साफ तस्वीर पेश करें। बिल्कुल। देखिए, आज का बड़ा सवाल यही है कि आरबीआई जो है वो अपनी प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट उसको शायद क्यों नहीं बदलेगा, क्यों उसको स्थिर रख सकता है, खासकर ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया के बाजार इतने अनिश्चित हैं। हाँ। और सबसे जरूरी, इसका हम पर मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर, निवेशकों पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्यों। तो क्या खबर है, क्या लगता है आपको आरबीआई ब्याज दरें बदलेगा या नहीं? देखिए, अभी हाल में एक रॉयटर्स का पोल हुआ था। अच्छा। काफी दिलचस्प है वो। अच्छा। उसमें करीब 61 अर्थशास्त्री थे और उनमें से आप मानिए 45 का मतलब बहुमत का यही मानना है कि आरबीआई 1 अक्टूबर को रेपो रेट को 5.50% पर ही रखेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। ओह, यानी ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। हाँ, और कई विश्लेषकों को तो ये भी लगता है कि ये जो 5.50% का स्तर है ये शायद 2025 के आखिर तक बना रह सकता है। अच्छा, मतलब स्थिरता की उम्मीद काफी ज्यादा है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि एसबीआई जैसे कुछ बड़े संस्थान वो सोच रहे हैं कि शायद 0.25% की एक छोटी सी कटौती हो सकती है। क्या ऐसा कुछ है? हाँ, वो बात सही है। कुछ ऐसी अलग राय भी है बाजार में, लेकिन अगर आप आम सहमति देखें तो वो फिलहाल ठहराव की तरफ ही है, मतलब पॉज मोड। बात समझनी बहुत जरूरी है। आरबीआई ने पहले ही अपना जो रुख है ना, जिसे वो अकोमोडेटिव या उदार कहते थे, उसको बदलकर न्यूट्रल यानी तटस्थ कर दिया है। हाँ, ये बदलाव तो हुआ था। तो ये सिर्फ शब्द बदलना नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई अब सक्रिय रूप से इकोनॉमी को और बूस्ट देने के मूड में नहीं है। ब्याज दरें घटाकर वो एक तरह से इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि जो पहले दरें घटाई थी उनका असर कहां तक और कैसे फैला है। मतलब वो अब ज्यादा सतर्क हो गया है। और ये सतर्कता क्यों, मतलब क्या कारण है कि वो दरें शायद न बदले? क्या तर्क दिए जा रहे हैं? इसके पीछे ना कई कारण हैं, मिले जुले कारण हैं। पहला तो ये कि अगर हम अपने देश में देखें तो महंगाई का जो दबाव है वो फिलहाल काफी हद तक काबू में है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये तो राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा और शायद आजकल ज्यादा महत्वपूर्ण कारण वो है रुपया। रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है, वो कमजोर हो रहा है। अब ऐसे में अगर आरबीआई दरें और घटाता है तो रुपया और गिर सकता है। और उससे क्या होगा? आयात महंगा हो जाएगा और फिर से महंगाई बढ़ने का डर। तीसरा, आरबीआई ने पिछले कुछ वक्त में जो दरें कम की थी ना, हाँ, उनका पूरा असर, मतलब बैंकों ने अपनी लोन की दरें कितनी कम की, लोगों ने कितना ज्यादा लोन लिया, ये सब असर दिखने में टाइम लगता है। उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। वो अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो आरबीआई शायद उसका भी इंतजार करना चाहेगा। अच्छा, कि पहले उसका असर देख लें। हाँ, बिल्कुल। और चौथा कारण है बाहरी दुनिया, वैश्विक अनिश्चितताएं, जैसे अमेरिका चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव की खबरें आती रहती हैं। दुनिया भर में मांग कम होने के संकेत मिल रहे हैं और विदेशी पूंजी जो है वो कभी तेजी से आती है, कभी चली जाती है। बड़ी अस्थिरता है। तो ये सब आरबीआई को फूंक फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर रहा है। समझ गई। तो मतलब आरबीआई एक तरह की कश्मकश में है। घर के हालात शायद थोड़ी नरमी की इजाजत दे रहे हो, लेकिन बाहर का जो माहौल है वो उन्हें एक तरह से रोक रहा है। तो अगर मान लीजिए दरें स्थिर रहती हैं तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, कारोबारियों पर, हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर दरें नहीं बदलती, स्थिर रहती हैं, तो जो लोग लोन लेने का सोच रहे हैं या कारोबारी हैं, उनके लिए एक बात तो ठीक है कि भाई उधार लेने की लागत अचानक नहीं बढ़ेगी, थोड़ी स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास एक बड़ा हथियार होता है, ब्याज दर घटाना। वो हथियार इस्तेमाल करने की गुंजाइश कम हो जाती है। सही बात है। तो फिर क्या होता है? आर्थिक विकास को गति देने का ज्यादा भार आ जाता है सरकार पर। मतलब सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे या टैक्स में छूट देनी होगी, जिसे हम फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय उपाय कहते हैं। अच्छा। और एक और बड़ा जोखिम है, अगर दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, जिसका डर है, तो विदेशी निवेशक अक्सर घबरा जाते हैं और वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। उससे क्या होगा?
शेयर बाजार गिरेगा और रुपए पर दबाव और बढ़ेगा। आरबीआई की अपनी चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन जैसा आपने कहा भी, आजकल कोई भी अकेला नहीं है। दुनिया भर के बाजारों में जो हो रहा है उसका असर तो पड़ेगा ही। वहाँ क्या चल रहा है? इतनी हलचल क्यों मची हुई है? बिल्कुल सही कहा। वैश्विक बाजार इस समय काफी कह सकते हैं नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अभी हाल में अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उनके चेयरमैन है जेरोम पॉवेल। हाँ, उन्होंने भविष्य में ब्याज दरों में कटौती को लेकर ना काफी सतर्क बयान दिया और ये भी कह दिया कि बाजार में जो शेयरों की कीमतें हैं, वैल्यूएशंस, वो काफी ज्यादा हैं। ओह, बस इसका सीधा असर पड़ा, अमेरिकी बाजार गिरे। वैसे ही एशिया में देखें तो जापान का निक्की इंडेक्स है, वहां मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमजोर आए तो वो गिर गया। तेल, सोना, इनकी कीमतें भी काफी ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सब दिखाता है कि निवेशकों में घबराहट है और वो बड़े आर्थिक रुझानों को लेकर चिंतित है। यहाँ एक जो सेंट्रल बात है वो ये कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे क्या करेगा, दरें कब घटाएगा, कितनी तेजी से घटाएगा, इसको लेकर जो कंफ्यूजन है ना, वो पूरी दुनिया के पूंजी बाजारों में लहरें पैदा कर रहा है। ये तो हुई हाल की बातें, लेकिन इस पूरी अस्थिरता की जड़ में क्या है? हाल की बातें, लेकिन इस पूरी अस्थिरता की जड़ में क्या है? मतलब इसके पीछे के गहरे कारण क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे ना कई परतें हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो है पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता। मतलब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो एक बड़ी मुश्किल में है। उन्हें महंगाई भी रोकनी है और साथ में आर्थिक विकास को भी गिरने नहीं देना है। हाँ, ये तो मुश्किल संतुलन है। बहुत मुश्किल। और ये जो दुविधा है ये बाजारों को पसंद नहीं आती, उन्हें स्पष्टता चाहिए। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि शायद पिछले कुछ समय से बाजारों में अस्थिरता असामान्य रूप से कम थी, मतलब जरूरत से ज्यादा शांति थी। अच्छा, जैसे तूफान से पहले की शांति। बिल्कुल, एक तरह से वही। तो अब कोई छोटी सी भी बुरी खबर आती है तो बाजार एकदम से शॉक जाता है, बड़ी प्रतिक्रिया देता है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड रिस्क। कभी अमेरिका चीन टैरिफ की बातें, कभी सप्लाई चेन में दिक्कतें, ये सब तनाव भी बाजार पर दबाव बनाए रखते हैं। और आखिर में जो आपने पहले भी जिक्र किया वो है पूंजी का प्रवाह। विदेशी निवेशक जो हैं वो बहुत तेजी से पैसा इधर से उधर करते हैं। कभी उन्हें लगता है यहाँ सुरक्षित है तो यहाँ आ जाते हैं, कभी लगता है कहीं और ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो वहां चले जाते हैं। इसे हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी? हाँ, और जब ये पैसा इतनी तेजी से आता जाता है तो बाजारों में अस्थिरता पैदा होती है। आपने हॉट मनी की बात की, ये वाकई चिंता की बात लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया भर के निवेशक घबराते हैं तो भारत जैसे जो उभरते बाजार हैं वो सबसे पहले निशाने पर आ जाते हैं, चाहे हमारी अपनी इकोनॉमी ठीक भी चल रही हो? इस वैश्विक अस्थिरता का खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है, कैपिटल आउटफ्लोज, यानी पूंजी का बाहर जाना। जब दुनिया में डर का माहौल बनता है, जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, हाँ, रिस्क ऑफ, तो निवेशक सबसे पहले उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं, जैसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ जोखिम ज्यादा है। अच्छा, नतीजा क्या होता है? हमारे शेयर बाजार गिरते हैं, हमारी मुद्रा रुपया वो कमजोर होती है। अब ऐसी स्थिति में आरबीआई के ऊपर दोहरा दबाव आ जाता है। एक तरफ तो शायद अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दरें घटाने की जरूरत महसूस हो रही हो, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रुपये को गिरने से बचाने के लिए और विदेशी पूंजी को रोकने के लिए शायद दरें स्थिर रखने या बढ़ाने का दबाव आ जाए। तो ये आरबीआई के हाथ बांध देता है एक तरह से। सही बात है। इसके अलावा जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है तो अक्सर क्रेडिट स्प्रेड भी बढ़ जाता है। मतलब कंपनियों या देशों के लिए उधार लेने पर जो एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है ना, वो बढ़ जाता है। तो भारत सरकार के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए देश में और विदेश में दोनों जगह से पैसा जुटाना महंगा हो जाता है। और अंत में ये सारी अनिश्चितता जो है वो कारोबारियों का हौसला कम करती है। वो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से, निवेश करने से हिचकिचाते हैं और इससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो ये दोनों चीजें, मतलब आरबीआई की अपनी घरेलू मजबूरियां और दूसरी तरफ ये वैश्विक बाजारों की उथल पुथल, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? इनका आपस में क्या कनेक्शन है? हाँ, यही पर आके मामला और पेचीदा हो जाता है। देखिए, जब बाहर दुनिया में इतनी उथल पुथल हो, इतनी अनिश्चितता हो, तो आरबीआई के पास अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाने की जो आजादी होती है ना, वो बहुत कम रह जाती है। आप सोचिए, अगर विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, रुपया लगातार गिर रहा है, तो ऐसे में आरबीआई क्या ब्याज दरों में बड़ी कटौती करने का जोखिम उठा सकता है?
शायद नहीं, वो तो आग में घी डालने जैसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए आरबीआई का जो ये रुको और देखो वाला रवैया दिख रहा है ना, जिसे वेट एंड वॉच कहते हैं, वो सिर्फ सावधानी नहीं है, वो मौजूदा हालात की मजबूरी भी है। वो एक तरह से इंतजार कर रहे हैं कि बाहरी माहौल थोड़ा शांत हो। और ये भी तो होता होगा कि आरबीआई आज कोई फैसला लेता है तो उसका असर तो तुरंत नहीं दिखता ना, उसमें वक्त लगता है। ब्याज दर बदलने के बाद उसका असर लोगों और कंपनियों के उधार लेने पर, फिर उनके खर्च करने पर, और फिर जाकर कहीं महंगाई पे दिखने में इसमें कई महीने लग जाते हैं। अच्छा, कई महीने? हाँ, इसी देरी को अर्थशास्त्री ट्रांसमिशन लैग्स कहते हैं। और ये जो वैश्विक अस्थिरता है, ये इस पूरी प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है। ये आरबीआई के जो अपने अनुमान होते हैं ना अर्थव्यवस्था को लेकर, उनको गड़बड़ा सकती है। कैसे? मान लीजिए आरबीआई ने अनुमान लगाया कि भाई अगले 6 महीने में महंगाई कम होगी और उन्होंने दरें घटाने का मन बना लिया, लेकिन तभी दुनिया में कोई बड़ा संकट आ गया, कच्चा तेल एकदम से महंगा हो गया या विदेशी पैसा तेजी से बाहर जाने लगा। हाँ, हो सकता है। तो ऐसे में आरबीआई को अपनी पूरी योजना बदलनी पड़ सकती है। अचानक से ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। इससे क्या होता है कि भविष्य के लिए कोई साफ इशारा देना, जिसे फॉरवर्ड गाइडेंस कहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लग रहा है तो ये बाजार को क्या संदेश देगा? दर स्थिर रखने का फैसला देखिए बाजार को मिले जुले संकेत देता है। एक तरफ तो ये स्थिरता का, समझदारी का संकेत है कि भाई आरबीआई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बाहरी जोखिमों को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता है कि आरबीआई के हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उसके पास फिलहाल ज्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है। ऐसे अनिश्चित समय में ना सेंट्रल बैंक का कम्युनिकेशन, यानी वो बाजार से कैसे बात करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। अगर आरबीआई साफ साफ बताता है कि वो किन चीजों पर नजर रख रहा है, किन हालातों में क्या कदम उठा सकता है, तो इससे बाजारों को थोड़ी राहत मिलती है, उन्हें अनिश्चितता से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आरबीआई के संकेत गोलमोल हों या वो जो कहे वैसा ना करे, तो फिर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। और किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये सारी बातें तो हो गई मैक्रो लेवल की, बड़े आर्थिक स्तर की, लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई घर खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहा है, या गाड़ी के लिए, या कोई शेयर बाजार में निवेश कर रहा है, उसे इन सब बातों से क्या समझना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, जो लोग लोन लेने वाले हैं, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, उनके लिए सीधा मतलब यह है कि अगर आरबीआई दरें स्थिर रखता है तो कम से कम अभी के लिए छोटी अवधि में उनकी ब्याज दरें बहुत नीचे आने की उम्मीद कम है। अच्छा। उन्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर वैश्विक बाजार में ये उथल पुथल बढ़ती है, रुपया और कमजोर होता है, तो हो सकता है भविष्य में उधार लेना थोड़ा और महंगा हो जाए, क्योंकि बैंकों की भी तो अपनी लागत बढ़ जाती है ना फंड जुटाने की। हाँ, ये तो है। और निवेशकों के लिए क्या सलाह है? उन्हें किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए इस माहौल में? निवेशकों के लिए देखिए, ये समय थोड़ा सावधानी बरतने का है। उन्हें कुछ खास चीजों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। पहली चीज है एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा। हाँ, एफपीआई फ्लोज। बिल्कुल, क्या वो भारत में पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं? अगर लगातार पैसा बाहर जा रहा है, मतलब नेट आउटफ्लो है, तो ये शेयर बाजार पर दबाव का साफ संकेत है। ठीक है। दूसरी चीज है रुपए का एक्सचेंज रेट। रुपया डॉलर के मुकाबले कैसा चल रहा है? अगर रुपया तेजी से गिरता है तो ये न सिर्फ महंगाई बढ़ा सकता है, बल्कि उनके निवेश के रिटर्न को भी कम कर सकता है, खासकर अगर उनका निवेश विदेशी संपत्ति से जुड़ा है। ऐसे अनिश्चित समय में सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधीकरण। यानी सारा पैसा एक जगह न लगाएं। बिल्कुल, अपना सारा पैसा एक ही तरह की संपत्ति में, जैसे सिर्फ शेयर बाजार में ना लगाकर उसे अलग अलग जगह बांटना चाहिए। कुछ पैसा सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों में लगा सकते हैं, जैसे सोना है, सरकारी बॉन्ड्स हैं, या अच्छी बैंक की फिक्स डिपॉजिट है। हाँ। और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से कुछ निवेश अच्छी कंपनियों के शेयरों में या चाहे तो वैश्विक बाजारों में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। आगे देखते हुए अगर हमें समझना हो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन से मुख्य संकेतक या इशारे हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? किन सिग्नल्स को ट्रैक करना चाहिए? हाँ, कुछ प्रमुख संकेतक हैं जो हमें हवा का रुख समझने में मदद कर सकते हैं। बताइए। पहला और शायद सबसे अहम अभी वो है विदेशी पूंजी का प्रवाह, नेट फॉरेन फ्लोज। हाँ। या विदेशी निवेशक पैसा ला रहे हैं या निकाल रहे हैं, इसका आंकड़ा रोज आता है। ये विदेशी भरोसे का सबसे सीधा पैमाना है। अगर लगातार बड़ा पैसा बाहर जा रहा है तो ये चिंता की बात है। ठीक है। दूसरा?
दूसरा है खुदरा महंगाई, सीपीआई इन्फ्लेशन। क्या महंगाई आरबीआई का जो लक्ष्य है 4% ±2%, उसके दायरे में है या उससे ऊपर जा रही है? अगर महंगाई ऊपर जाती है तो आरबीआई के लिए दरें घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और उनके संकेत। अमेरिका में ब्याज दरों का क्या हो रहा है, वो आगे क्या करने का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों और पूंजी प्रवाह पर पड़ता है और भारत पर भी सीधा असर होता है। सही है। और चौथा, बैंकों द्वारा लोन बांटने की रफ्तार, क्रेडिट ग्रोथ। क्या आरबीआई के फैसलों का असर जमीन पर दिख रहा है? क्या बैंक आसानी से और ज्यादा लोन दे रहे हैं? अगर दरें कम होने पर भी लोन ग्रोथ धीमी है तो ये इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था में शायद सुस्ती है। ओके, और पांचवा, रुपए का एक्सचेंज रेट, रुपया डॉलर के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अगर उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आती है या बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखती है तो आरबीआई को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ सकता है या अपनी नीति बदलनी पड़ सकती है। समझ गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो क्या संभावित रास्ते या परिदृश्य नजर आते हैं? मतलब आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पे अगर हम सोचें तो 3 मुख्य स्थितियां बन सकती हैं। क्या है वो? पहला और सबसे चिंताजनक परिदृश्य ये है कि वैश्विक बाजारों में ये जो उथल पुथल है ये और बढ़ जाए, निवेशक बुरी तरह घबरा जाएं और भारत जैसे उभरते बाजारों से बड़े पैमाने पर पैसा निकालने लगे। ओह, ये तो बुरा होगा। हाँ, ऐसी सूरत में आरबीआई को बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा। उसे शायद ब्याज दरें घटाने का विचार तो लंबे समय के लिए टालना ही पड़े और ये भी मुमकिन है कि रुपए को संभालने के लिए उसे दरें बढ़ानी पड़ जाएं, भले इसका असर हमारे घरेलू विकास पर बुरा पड़े। ये तो एक संभावना हुई। दूसरी थोड़ी आशावादी संभावना ये है कि वैश्विक झटके धीरे धीरे कम हो जाए, बाजार थोड़ा स्थिर हो और साथ ही भारत के जो घरेलू आर्थिक आंकड़े हैं जैसे महंगाई नियंत्रण में रहे, विकास दर ठीक ठाक बनी रहे, वो सकारात्मक रहे। हाँ। इस स्थिति में आरबीआई सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे शायद ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला फिर से शुरू कर सकता है। जैसा कि कुछ अनुमान इशारा कर रहे हैं, ये शायद 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में संभव हो सकता है। अच्छा, और तीसरा परिदृश्य? तीसरा परिदृश्य थोड़ा अलग है। इसे हम कह सकते हैं भरोसे का संकट वाला परिदृश्य। मतलब ये तब हो सकता है जब आरबीआई के नीतिगत फैसलों में कोई चूक हो जाए या उसके अनुमान बार बार गलत साबित हो या वो बाजार से ठीक से संवाद न कर पाए, जैसा हमने पहले बात की। अगर बाजार को ये लगने लगे कि आरबीआई हालात के पीछे पीछे चल रहा है, आगे नहीं देख रहा, तो निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। और उससे क्या होगा? उससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेना महंगा हो सकता है, जिसे हम सॉवरेन रिस्क प्रीमियम कहते हैं, वो बढ़ सकता है। मतलब दुनिया को लगेगा कि भारत के कर्ज चुकाने में जोखिम बढ़ गया है। ये एक खतरनाक स्थिति होगी। तो ये थी आरबीआई की नीतिगत चुनौतियों और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के इस जटिल ताने बाने पर हमारी विस्तार से चर्चा। हमने देखा कि आरबीआई कैसे एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ देश की विकास दर, महंगाई जैसी घरेलू जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ ये बाहरी दबाव और अनिश्चितताएं हैं जिन पर उसका लगभग कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत का निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि मौजूदा दौर में जो वैश्विक कारक हैं वो आरबीआई के फैसलों पर हावी हो रहे हैं। वो उसके हाथ बांध रहे हैं, उसके विकल्प सीमित कर रहे हैं। बेशक हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय तक तो विदेशी पूंजी का आना जाना, रुपए का हाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व क्या करता है, यही बातें भारतीय रिजर्व बैंक की नीति की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगी। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, आज की दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और कितनी तेजी से बदल रही है। कभी सप्लाई चेन में झटका लगता है, कभी कोई जियोपॉलिटिकल तनाव आ जाता है, कभी सेकंडों में खरबों डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं। दरों को घटाना, बढ़ाना, क्या वो आज के इन नई और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए काफी है, या फिर हमें आर्थिक प्रबंधन के लिए, नीति बनाने के लिए कुछ नए औजारों और शायद एक नई सोच की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।